मुख्यमंत्री ने खुद सदन में जीतन राम मांझी को अपने जीवन का सबसे बड़ी भूल बताया था। और आज मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए गया में रोड शो करने वाले हैं। जीतन राम मांझी के लिए ये लोकसभा का चुनाव अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सियासत के आखिरी दिनों में खुद को स्थापित करने तो कुमार सर्वजीत पहली बार लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं। महागठबंधन से विधायक बने, मंत्री बने और अब सांसद बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गया लोकसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता रहा है। और जीतन राम मांझी की जहां बात कर रहे हैं, वो लगातार गया से 3 बार चुनाव लड़े हैं और तीनों बार उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया लोकसभा सीट काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर कोई साधारण सा उम्मीदवार नहीं, बल्कि एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो दूसरे पूर्व मंत्री के बीच लड़ाई है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार तो दूसरे तरफ महागठबंधन के लड़ाके उम्मीदवार। टक्कर कांटे की है, क्योंकि इस बीच इस लड़ाई में इस सीट पर सबसे धमाकेदार, मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि सभी उम्मीदवार जो जमीन पर, धरातल पर, सियासत में, समाज में निचले पैदान से शुरू करते हैं आगे जाने का रास्ता। समाज का सबसे पिछड़ा हुआ जो पैदान है समाज के जातीय ढांचे में, तो जातीय ढांचे में सबसे पिछड़ी हुई सीट, सुरक्षित सीट की हम बात कर रहे हैं। उस सीट पर इस बार 2 दलित चेहरे की टक्कर होनी है, और वो भी दोनों अपने अपने खेमे में सबसे कद्दावर, सबसे मजबूत, और दोनों अपने अपने सीट पर भी काफी मजबूत उम्मीदवारी के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। जी, हम बात करें गया लोकसभा सीट जो सुरक्षित है, जहां पिछले 10 सालों से मांझी का दबदबा है। वहां से 3 बार चुनाव हारने वाले जीतन राम मांझी चुनाव के मैदान में है। 3 बार उन्होंने गठबंधन बदला और इस बार उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। एनडीए में उनको 1 सीट मिली और उस सीट से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी के लिए ये लोकसभा का चुनाव अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सियासत के आखिरी दिनों में खुद को स्थापित करने और ज्ञान और मोक्ष की भूमि का प्रतिनिधित्व करने की लड़ाई है। तो कुमार सर्वजीत पहली बार लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं। महागठबंधन से विधायक बने, मंत्री बने और अब सांसद बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस सीट की राजनीति, इस सीट का समीकरण आखिर इतना दिलचस्प क्यों है, और यह सीट बिहार के कई शहरों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे साथ राजीव, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम समझेंगे। राजीव जी, गया लोकसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बिहार के अंदर जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें गया है। आखिर बोधगया की सीट इतनी जो रोमांचक क्यों लग रही है? देखिए, गया सुरक्षित सीट शुरू से काफी रोमांचक रहा है। आज़ादी के बाद जब 1952 में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय से लेकर आज तक गया लोकसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता रहा है। आप अगर गया लोकसभा क्षेत्र का इतिहास देखेंगे तो जब 1952 से पहले चुनाव से लेकर 1967 तक यह सीट अब वो सामान्य सीटों में इसकी गिनती जनरल सीट के तौर पे बिल्कुल। लेकिन 1967 के बाद आज तक गया सुरक्षित सीट है और वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है। अगर इसका इतिहास देखेंगे तो गया में शुरुआती दिनों में तो देश के हर जगह की तरह वहाँ भी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1971 के चुनाव के बाद से गया में किसी भी पार्टी विशेष का झंडा नहीं बुलंद हो सका। 2009 के चुनाव के बाद से यह सीट अभी भाजपा या फिर उनके सहयोगी दलों के गठबंधन के जो उनके साथी हैं उनके पास है। तो गया का राजनीतिक इतिहास और गया से का जनप्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी काफी दिलचस्प रहे हैं। शुरुआत में तो यह जब रिजर्व सीट था तो उस समय ब्रजेश्वर प्रसाद जो गया को तोड़ने के बाद उससे 4 लोकसभा सीटें निकली,
नवादा, गया, औरंगाबाद और सासाराम। सासाराम। वो तो उसमें पूर्वी गया और पश्चिमी गया के नाम से दो थे, और दोनों जगह से दो दो उम्मीदवारों का चयन होता था। वहां एक रिजर्व के लिए होता था पूर्वी गया और एक जनरल के लिए होता था। लेकिन 1961 के चुनाव के बाद, 61 या 67 के चुनाव के बाद से गया जो रिजर्व हुआ वो फिर आज तक रिजर्व है। और यहाँ से हमेशा चुनाव में कभी ये एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, बाद में फिर ये समाजवादी, और वहाँ पर जनसंघ ने पहली बार 1971 में अपना प्रतिनिधि चुना था गया से, जब ईश्वर चौधरी वहाँ पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद से गया का जो सफर शुरू हुआ है वो आज तक जारी है। और जीतन राम मांझी की जहाँ बात कर रहे हैं, वो लगातार गया से 3 बार चुनाव लड़े हैं और तीनों बार उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। उम्मीदवार जीतन राम मांझी अब से पहले जितनी बार रहे हैं, ये भी दिलचस्प है कि कभी वो एनडीए के उम्मीदवार हुआ करते थे और चुनाव हार गए थे जीतन राम मांझी। महागठबंधन के उम्मीदवार बने, चुनाव हार गए जीतन राम मांझी, फिर से मैदान में है। और जीतन राम मांझी को चुनाव हारना भी कहीं ना कहीं फायदेमंद ही रहा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए थे। बिहार में नीतीश कुमार जब इस्तीफा दिए तो फिर जीतन राम मांझी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, और लोकसभा का चुनाव हारने वाला वो विधायक बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। तो जीतन राम मांझी के लिए हार से ज्यादा यह सीट इसलिए भी लकी है कि यह सीट जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री और बिहार के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में उनके कार्यकाल को जीतन राम मांझी का नाम दर्ज करा दिया। इसलिए भी बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची में जब भी चर्चा होगी तो जीतन राम मांझी की चर्चा होगी। भले ही उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर बहुत कम समय का रहा, लेकिन उसमें जीतन राम मांझी एक अलग छाप छोड़ कर गए। चुनाव भले जीतन राम मांझी लोकसभा का हार गए हों, लेकिन उसी चुनाव के बाद जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के भरोसेमंद भी बने थे। कई लोगों को दरकिनार कर जेडीयू में जीतन राम मांझी के ऊपर नीतीश ने दाव लगाया था। राजीव जी, इस वक्त जीतन राम मांझी फिर मैदान में है। जीतन राम मांझी चाहते थे कि इस इलाके का प्रतिनिधित्व करें, हालांकि उनकी दिल्ली ख्वाहिश है, काफी सालों से एक ख्वाहिश थी, और बीच में उन्होंने घोषणा कर दिया कि वो इस 2020 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि अब वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सांसद बनना था। इसलिए 2020 के बाद जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई थी उसकी पूरी कमान उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया, डॉक्टर संतोष सुमन को। और डॉक्टर संतोष सुमन को जीतन राम मांझी मंत्री बिहार कैबिनेट में बनवाए हुए हैं। उनको मुख्यमंत्री भी बताते रहते हैं आगे बगैर कि वो मुख्यमंत्री के कैपेबल हैं, वो उसके लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं। और जीतन राम मांझी को जब सांसद बनने का जो ऑफर आया कि भाई आप इस सीट से चुनाव लड़िए, सांसद में पहुंचिएगा, संसद में, और आप सांसद बन सकते हैं, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि आखिरी बार भी कोशिश मेरी होगी, और लोकसभा के वो उम्मीदवार बन गए एनडीए के। और डोर टू डोर उनका कैंपेन भी शुरू हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी की अदावतें भी थी, वो जो दूर हो गई। और अब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और एक दिन पहले नवादा जाने के लिए प्रधानमंत्री जब आए थे तो वो गया में जीतन राम मांझी से मिले, तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा जीतन राम मांझी को कि आपके चुनाव प्रचार में मैं आ रहा हूं। तो सोचिए जीतन राम मांझी का कद कितना बढ़ गया। देखिए, अब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश कुमार ने विधानसभा में किस तरह के शब्दों का सत्र के साथ सियासत की रूपरेखा बदली, तो मांझी वो जख्मी भूल गए। मांझी खुद उस बात को दोहरा चुके हैं कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच जो तेवर दिखे थे, शायद नीतीश कुमार जिस तरीके से बोले थे उन शब्दों को लेकर जीतन राम मांझी थे कि बर्दाश्त करेंगे, कोई और बर्दाश्त नहीं करता। खैर, लेकिन अब नीतीश कुमार प्रचार करेंगे जीतन राम मांझी के लिए। तो अब एक सवाल यह भी उठता है वहां के गया के मतदाताओं के लिए कि जो मुख्यमंत्री ने खुद सदन में जीतन राम मांझी को अपने जीवन का सबसे बड़ी भूल बताया था, और आज मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए गया में रोड शो करने वाले हैं। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। तो ठीक है, जीतन राम मांझी की अंतिम इच्छा भी ये थी कि वो अब तक संसद का चुनाव नहीं जीत पाए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे,
एक पार्टी को भी वो सीट पिछले कर कई उन्होंने- दिनों से उन्होंने- बिल्कुल। लीड कर रहे हैं, पिछले 10 साल से एक पार्टी को भी वो लेकर सीट है चल रहे हैं। उन्होंने। तो अब जीतन राम मांझी की भी अंतिम इच्छा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जीतन राम मांझी की अंतिम इच्छा गयावासी इस बार पूरा कर पाते हैं, या फिर जीतन राम मांझी को पिछले 3 चुनाव की तरह इस बार भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। राजीव जी, एक और सवाल बनता है कि जीतन मांझी को लेकर जितनी बातें कही जाती है, लेकिन इस बार लड़ाई कांटे की है, क्योंकि सामने वाला भी उम्मीदवार कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं है, और दोनों एक ही जाति से भी, दोनों एक जाति से ही आते हैं, बिल्कुल, दोनों समाज- मांझी जाति से ही बिल्कुल, आते हैं। समाज में दोनों की पकड़ है। और जीतन राम मांझी भी बिहार के वेटरन राजनीति के खिलाड़ी रहे हैं, और कुमार सर्वजीत भी एक मतलब उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक बिल्कुल। रही है। उनके पिता भी गया का प्रतिनिधित्व किए हैं संसद में। तो इसलिए ये मामला है। और गया का जो पूरा जो गया संसदीय क्षेत्र का जो एक अपना समाजशास्त्र है वहाँ का, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। गया जब 1967 में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बना था लोकसभा के लिए, तो उस समय जब वहाँ की जनसंख्या के आधार पर जब था, तो वहाँ सबसे अधिक आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की थी। और उसमें भी एक जाति विशेष, जिस जाति से मांझी और सर्वजीत दोनों आते हैं, वो जाति भूइयां है, जो मांझी कहलाती है गया में। वो अपना टाइटल मांझी लिखते हैं। वो जाति का इस गया लोकसभा क्षेत्र में पिछले 20 साल से, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो जीता है तो वो मांझी जाति से ही का ही प्रतिनिधि गया से जीता है। तो ये भी दिलचस्प है कि इस बार 2 मांझी आमने सामने फिर होंगे, और इस बार जीत किसकी होती है। गया के लोग गोलबंद किधर होते हैं, जीतन राम मांझी के पक्ष में या कुमार सर्वजीत के पक्ष में, क्योंकि दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि लगभग एक है, दोनों राजनीतिक घराने से आते हैं। जीतन राम मांझी का भी पुराना राजनीतिक अनुभव रहा है, और कांग्रेस के जमाने से वो विधानसभा या मंत्री पद को वो संभालते रहे हैं। बिल्कुल। कुमार सर्वजीत भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और गया की अगर बात करें, जिस लोकसभा सीट में जीतन राम मांझी दावेदारी वो पेश कर रहे हैं, या जहां से उम्मीदवार हैं, उनके लिए रास्ते इसलिए भी आसान लगते हैं राजीव जी कि जिस क्षेत्र में जीतन राम मांझी को चुनाव प्रचार करना है, सबसे ज्यादा उनके ही वोट जो विधायक है जीते हुए हैं। हर विधानसभा में अगर गया विधानसभा की चर्चा कर ले, तो उनमें 4 जो संख्या है विधायकों की, जीतन राम मांझी की खुद की है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का जो एक टेम्परामेंट होता है वो बदल जाता है। टेम्परामेंट बदल जाता है जी, लेकिन अगर आपके विधायक रहते हैं, लोकल आपके प्रतिनिधित्व होते हैं, तो प्रतिनिधि आपको फायदा पहुंचाएंगे, आपके विधायक आपके लिए और रास्ता आसान करेंगे। निश्चित एक एज होता है वहाँ जीतन राम मांझी को, तो ये एक एज है वहाँ, एक उनको एक कहिए कि एक इस तरह का एक लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, मिलने का एक संभावना है वहाँ। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ अब बिहार का चुनाव जातीय गोलबंदी से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, तमाम तमाम जातीय गोलबंदी के बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा तो जीतन राम मांझी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। और अभी नरेंद्र मोदी आने वाले हैं मांझी जी के लिए गया में चुनाव प्रचार, और लोगों से वोट मांगने भी आते, तो ये भी मांझी के लिए को एक बड़ी ताकत देगा वहाँ। और मांझी के लिए सरप्राइजिंग भी है इस बार, क्योंकि मोदी खुद कह रहे हैं कि मैं आके प्रचार करना चाहता हूं, या मैं आ रहा हूं। तो ये गया के लोगों को, और खासतौर पर जीतन राम मांझी के साथ गया के कितने लोग खड़े हैं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी के लिए नरेंद्र मोदी खड़े हैं, ये पिछले या अगले कुछ घंटों में मालूम चल जाएगा। और पिछले कुछ घंटों में अब तक तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के लिए नरेंद्र मोदी दोनों खड़े हैं, और दोनों के पास एक अलग, अगर मोदी आ रहे हैं जीतन राम मांझी के लिए, तो वो नहीं तो कि वो राष्ट्रीय फलक पर इस चुनाव कर, अब जो मुद्दे होंगे वहाँ चुनाव के, वो राष्ट्रीय फलक पर देंगे। लेकिन अभी जहाँ कुमार सर्वजीत जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, या उनके पीछे जो समर्थन है, वो चाह रहे हैं कि इस चुनाव को स्थानीय मुद्दे पर, और जो रोज की जो समस्याएं हैं आम लोगों के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, इसके सेगमेंट पर वो चुनाव को लाना चाह रहे हैं। राजीव जी, गया में, क्योंकि अगर आप गया को रिसर्च आप करके आ रहे हैं आप, तो गया में बेसिक समस्या क्या है जो दोनों वोटरों को परेशान कर, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके वोटर उनको परेशान कर सकते हैं, या फिर उस इलाके के ऐसे कौन सी पहलू अब तक छुई नहीं गई हो जिसके विकास की बात करे जाए, या जिसको छूने के बाद इन दोनों ही उम्मीदवारों को ये लगे कि शायद जनता की नब्ज को उन्होंने टटोल लिया या दबा दिया है।
देखिए, गया बिहार में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और वो कई दशकों तक वो भीषण नक्सली हिंसा का शिकार रहा है। कई नरसंहारें वहाँ हुई और लगातार इस तरह की घटनाएं हुई जो पिछले 15 सालों से उस तरह की घटनाओं में कमी आई है, या आप कहें कि वो अब शून्य के बराबर वहाँ की घटना है। लेकिन नक्सलियों का प्रभाव आज भी गया के कई विधानसभा क्षेत्रों में आज भी वो उनका प्रभाव है और उनके इशारे पर वोटों का स्थानांतरण भी होता रहा है। लेकिन हाँ, आज ये है कि वो प्रभाव थोड़ा अब कम हो चुका है। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा होगा गया में लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, वहाँ से लोगों का जो कई पलायन हो रहा था नक्सली के, जब नक्सली हिंसा रोजगार के के समय मुद्दे में भी होंगे, रोजगार का मुद्दा भी है वहाँ पर। नौजवान भी, उनकी भी समस्या, काफी समस्याएं हैं वहाँ। महंगाई जो पूरे भारत की समस्या है, उसमें गया में भी वही समस्याएं हैं। लेकिन पिछले दिनों गया के विकास को लेकर के नीतीश सरकार ने भी या फिर केंद्र सरकार ने भी काफी काम किया है। गया में अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो चुका है। गया में तो वो हुआ है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। गया के बारे में कहा जाता था कि पहाड़ है लेकिन पानी नहीं है, नदी है लेकिन पहाड़ है लेकिन पेड़ नहीं है, नदी है पर पानी नहीं है। लेकिन शायद दोनों ही बातें अब गया के परिप्रेक्ष्य में बदली हुई दिखती है, क्योंकि पटना के गंगा जी से सोचिए कि गंगा जल अब गया में पहुंचाया गया है और डैम बनाकर पाइप के माध्यम से, और गया के लोगों को भी गंगा जल अब पीने के लिए मिलता है। तो गया के फल्गु नदी की अगर हम बात करें तो वहाँ अब गंगा जल मौजूद है और गया के अंदर हरियाली के लिए भी सरकार ने बहुत काम किया। वो अलग है कि गया के तमाम चुनावी वादों के बीच गया के विकास के मुद्दे पर बात हो, लेकिन बिहार के नौजवानों के मुद्दे पर भी गया में बात हो रही है। बिहार में गया सीट पर अब जो बेरोजगारी है, एक तरफ बेरोजगारी, रोजगार, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर बात हो रही है, तो दूसरी तरफ किए गए विकास के वादे और किए गए विकास के कामों पर बात चल रही है। फिलहाल गया सीट को लेकर राजू जी, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या लगता है कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो गया सीट पर जिस तरीके से गया की पहचान है, धार्मिक नगरी है, ज्ञान और मोक्ष दोनों वहां एक साथ मिलता है कि आपको मोक्ष की भी प्राप्ति गया में ही है और ज्ञान की भी प्राप्ति गया में है, धर्म की नगरी भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म की नगरी है, तो पर्यटन के हिसाब से भी ये सीट काफी मायने रखता है और देश विदेश के लोग जो पर्यटक है वो आते रहते हैं और फॉरेनर तो सब विदेशी सबसे ज्यादा आते रहते हैं। तो ये सीट इसलिए भी काफी प्रभावशाली है कि इस सीट से जीतने वाले व्यक्ति की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेश तक होगी। देखिए, गया की सीट ये तो तय है कि अभी वो मतदाता का जो फैसला होगा वो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि गया का ये चुनाव काफी भीषण होने वाला है। वोट मार्जिन भी जिस तरह से पहले वोट का जो अंतर हुआ करता था पिछले चुनावों में, हो सकता है कि वो अंतर भी थोड़ा कम दिखे। हार जीत का जो फैसला हुआ वो कम जीते। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जातीय गोलबंदी की कोशिशें भी बहुत तेज हो चुकी हैं। सबसे बड़ा पहले बताया कि सबसे सर्वाधिक वोट जो है वहां अनुसूचित जाति के लोगों का है। 3 लाख वोट सिर्फ भूइयां जाति का है। इसके अलावे भी वहां पर अन्य अनुसूचित जातियों की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा गया में 2 लाख वोट मुस्लिम का है और करीब इतनी ही आबादी या मतदाताओं की संख्या यादवों की भी है। मैं वही सवाल अगर जातीय गोलबंदी गया में करने में अगर महागठबंधन के उम्मीदवार अगर उसमें सफल होते हैं तो गया से नतीजा बदल सकता है। लेकिन अगर गया में राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर चर्चा होती है और नरेंद्र मोदी की सभाओं में जो प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं, अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर बात होती है और गया के लोग राष्ट्रीय मुद्दे पर मतदान करते हैं, तो मैं अभी कह सकता हूं कि वहां तब जीतन राम मांझी का पलड़ा भारी हो सकता है। बिल्कुल। तो गया लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें और राष्ट्रीय समीकरण की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से तमाम गुंजाइशें तलाशी जा रही है। गया लोकसभा सीट इसलिए भी काफी अहम है कि बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद पहला चुनाव है और यह चुनाव एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। 19 अप्रैल को वोटिंग है और 4 जून को गिनती है। वोटों की गिनती के साथ ही ईवीएम में कैद इन लोकसभा के 40 सीटों के साथ बिहार के सभी 40 जो उम्मीदवार मुख्य तौर पर
निकल कर सामने आएंगे 4 जून को, उनकी किस्मत तो चमकी गई, लेकिन साथ ही साथ बिहार की सियासत में इन 40 लोकसभा सीटों के साथ बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए भी एक रूपरेखा खींच ली जाएगी, तय कर दी जाएगी। तो राजीव जी हमारे साथ थे, तमाम अपडेट दे रहे थे बोधगया के और गया लोकसभा सीट के बारे में। आगे भी हम दूसरे लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे, लेकिन मोक्ष और ज्ञान की भूमि, धर्म की नगरी, और जहां पर जातीय समीकरण के बीच राष्ट्रीय फलक पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात गया के लोगों को कितना पसंद आता है, कितना नौकरी रोजगार के मुद्दे पर लोग भरोसा करते हैं, और ईवीएम पर बटन दबाने से पहले किस पर उम्मीद अगले 5 सालों के लिए गया लोकसभा सीट के वोटर दिखाते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नतीजे 4 जून को आएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।